दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम है हमारा चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ अहम मुद्दों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक श्री इरविन खन्ना जी। सबसे पहले स्वागत और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरुआत करते हैं। सर, आज शुरुआत करेंगे गणतंत्र दिवस परेड के साथ। गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब और दिल्ली की झांकियों को शामिल नहीं किया गया है और इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है, जबकि पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि झांकी का थीम गलत होने की वजह से उनको शामिल नहीं किया गया है। तो क्या इन पर राजनीति होना उचित है? गणतंत्र दिवस की परेड की झांकियों में ये जो मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया है, इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बतौर पंजाबी पहले तो निराश हुआ कि हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे राज्य की झांकी नहीं जा रही। लेकिन उसके बाद और दुखी इस हिसाब से हो गया कि जो इसको लेकर राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों ने जो बयानबाजी आई, भाजपा की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो दुख देने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय दिवस है गणतंत्र दिवस। किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं है, देश का गणतंत्र दिवस। और जिस संविधान को हमने माना है उस संविधान को बीच ही ये सारी व्यवस्था चल रही है। तो ये एक दूसरा मेन मुद्दा जो समझने की बात यह है कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल में आता है और डिफेंस ने जो रक्षा मंत्रालय ने इसको 6 जोन में भागों में हिंदुस्तान को बांटा हुआ है और उसको जोन को राष्ट्रीय स्तर पे थीम या टॉपिक या विषय जैसे आप कहते हैं वो सर्कुलर करते हैं कि इस वर्ष का ये विषय होगा और इस वर्ष में भारत का विकास और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस 2 मेन ये विषय दिए गए थे। और उसके बाद राज्यों की जो आती रिपोर्ट आती है कि हम ये झांकी देते हैं, जो उसको फिर एक कमेटी, विशेषज्ञों की कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है। तो इसमें ना तो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है, ना इधर चीफ मिनिस्टर में होता है, ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी लेवल के है। और इसको लेके जो राजनीति हुई वो पंजाब के अगर देखो तो वो नकारात्मक है। टकराव की राजनीति वो ठीक नहीं थी और जो बयान जाखड़ जी ने दिया वो भी उस हिसाब से उसका भी आधार कोई नहीं है। पर एक मुद्दा जो मुख्यमंत्री मान का जो आरोप है उसमें, जैसे आपने कहा दिल्ली, और ये दिल्ली के साथ साथ बंगाल भी है, उनकी भी झांकी नहीं, पिछले 2 साल से नहीं चल रही, और फिर तमिलनाडु भी है। मेन कहने का भाव मेरा यह है कि जहाँ पे भाजपा की सरकारें नहीं, जिन राज्यों में, उनके पिछले 2-3 साल से झांकियाँ रिजेक्ट हो रही हैं, चाहे वो थीम की वजह से हुई हैं या टेक्निकल किसी कारण से। पर मेरा ये कहना है कि ये केंद्र सरकार की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में जो पहले क्या राष्ट्रीय दिवस है और जो विपक्षी दल जिस राज्यों में राज कर रहे हैं, सत्ता में है, उनकी जो झांकियाँ हैं अगर वो रिजेक्ट करती है तो ये देश में एक नेगेटिव मैसेज केंद्र की तरफ से भी जा रहा है। हम पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब ने आरोप लगाया जाए राजनीति, तो अगर पिछले 2-3 साल में ये 4-5 राज्य जो बाहर किया है, क्योंकि देखो ज़्यादा इस समय भाजपा के राज्य हैं सत्ता में, तो उनको ज़्यादा मिलेगी रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो कोई दो बात नहीं। लेकिन जो विपक्ष में सत्ता में है जो राज्य जिनके, उनकी झांकियों को लेकर मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को थोड़ा सा और सतर्क और इस भाव को नहीं पनपने देना चाहिए कि जो विपक्षी दल के शासित राज्य हैं उनको हम प्राथमिकता नहीं देते या टेक्निक के कारण से। तो ये एक, अब पंजाब, जहाँ तक पंजाब बंगाल है, इन 2 को हम ले लें, पंजाब और बंगाल दोनों ने आज़ादी के दौर में दुख भी सबसे ज़्यादा गए, कुर्बानियाँ भी सबसे ज़्यादा दी गई, और जो विभाजन हुआ उसका दुख भी 2 राज्यों में, बंगाल और पंजाब को हुआ। तो इन 2 को तो मैं समझता कि इनकी भावना को भी समझना चाहिए। केवल तकनीक के हिसाब से या कोई छोटी मोटी विशेषज्ञ भी जो है उनको भी इस भावना समझना चाहिए कि पंजाब और बंगाल एक विशेष स्थिति में है और विशेष भूमिका है उनकी,
आज़ादी में, आज़ादी के बाद भी। तो ये चीज़ जो भावना से जुड़ी है तो उनका थोड़ा सा ख्याल केंद्र का भी बनता, मैं ऐसा होता। बिल्कुल सही सर। हालांकि सुनील जाखड़ ने इन पे बोला है कि पिछली 9 बार से ऐसा हो चुका है कि झांकियां शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन इस बार मुद्दा ज्यादा गर्मा क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है ना, ये बंगाल में पिछले 3 साल से नहीं चली, दिल्ली 3 साल से नहीं चली, 2 साल पंजाब के हो गए, तमिलनाडु के। तो ये मैसेज जाना गलत है कि या तो सरकार ये करे कि एक गाइडलाइन दे कि रोटेशन में जानी है, क्योंकि सारे राज्यों की तो दी नहीं जा सकती। एक समय सीमा के बीच परेड को खत्म करना, शुरू करना है, तो उसके लिए जो रोटेशन में डालो कि इस साल ये राज्य है, ताकि ये किसी कोई उंगली उठाए ही ना केंद्र पे। थीम दे दी जाए, उनको बोलो कि ये राज्य हैं और इन्होंने बनानी है, खत्म हो गया। ताकि ये राजनीति जितनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी जितना होगा, उतना राष्ट्र के लिए भी अच्छा और केंद्र सरकार और राज्यों के संबंध भी ठीक रहेंगे, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर। सर, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की उपस्थिति में पंजाब और हरियाणा के सीएम और अधिकारियों की बातचीत हुई। 1 घंटा 20 मिनट तक चली इस मीटिंग में दोनों ही राज्य अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये कहना है कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, जरा भी अतिरिक्त पानी नहीं है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि बातचीत मनोहर माहौल में हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीएम मान ही नहीं मान रहे हैं। तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई हल ना निकल पाना एक चिंतनीय विषय है। आपको क्या लगता है कि क्या हल हो सकता है, क्या हल संभव है? देखिए, ये 28 दिसंबर को ये बैठक हुई है, और ये बैठक हुई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। केंद्र सरकार को उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों को बुला के बीच में बैठक करें और उसकी जो सारी डिस्कशन है उसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा। अब जो पंजाब का मुख्यमंत्री का स्टैंड है वो अपनी जगह सही है, बिल्कुल, उसमें तो कोई पंजाब इस समय, पंजाब का 70% जो क्षेत्र है वो डार्क जोन में आया, भूजल स्तर उसका नीचे जा चुका है। हाँ। और खुद मुख्यमंत्री मान ने ये बात कही कि हम पानी भी उन मोटरों से निकालने, बड़ी मोटरों से जो तेल निकालती है नीचे जमीन के, इतना नीचे पानी चले गया। तो ये उनकी बात ठीक है, ठीक है, ये एक पहलू आ गया। अब दूसरा पहलू ये है कि पंजाब केस सर्वोच्च न्यायालय में हार चुका है एक तरह से। पिछली सरकारों में वजन आ गया मान सरकार पर, कार्य किया हुआ अकाली भाजपा कांग्रेस के समय में उठाना पड़ रहा है मान सरकार को। जहाँ तक हरियाणा की स्थिति है, हरियाणा के पिछले मैं देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने दावा किया कि अगर हमें 66 में पानी मिल जाता तो इतने एकड़ भूमि हमारी उपजाऊ हो जाती, इतने 1000 करोड़ हमारे कृषि उत्पाद बढ़ जाते। वो सारा वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। हरियाणा इस समय जो लाभ वाली स्थिति में कि कानून उनके साथ खड़ा है, नहर निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बननी चाहिए, पानी देना ना देना बाद की बात है, तो वो कंफर्ट जोन में हरियाणा है। पर तीसरी बात एक और इसमें आती है कि यहाँ पे किसान संगठन सड़कों पे आए पंजाब में, तो उधर के किसान संगठन साइलेंट है इस समय, जबकि पिछले 2 साल पहले जाए तो ये दोनों इकट्ठे थे। पानी का मुद्दा सीधा प्रभावित करता है दोनों किसानों को, उस एरिया के भी, इस एरिया के भी। तो पहली बात तो ये किसान संगठन जो आप दूसरे के साथ लड़ने में तो इकट्ठे हैं, अपने इश्यू पे ये सरकारों पे छोड़ रहे हैं, तो ये भी राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो ये राजनीति खत्म होनी चाहिए। चौथी बात ये आती है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी और केंद्र सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो स्थिति बनी है इसमें 66 से लेके आज 23 आ गए, 23 खत्म हो गया, 24 में पहुंच गया। तो इतने साल ये फैसला क्यों नहीं हुआ? चाहे वो पॉलिटिकल एंगल से रुका, चाहे वो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू का। तो ये जो देरी आई सिस्टम, जो निर्णय लेने में अनिश्चितता का जो दौर बना, आज पंजाब अंधेरे रास्ते पे खड़ा हो गया। अगर रास्ता बंद है, अंधेरी गली उसको नज़र आ रही है, पंजाब कर ही नहीं सकता। पंजाब के सतलुज जो बात है, पानी फ्लो कम हो गया, दरिया साहब में दर हो गया, और यहाँ पे जितना पानी नीचे चले गया ये भी एक सच्चाई है। तो अब इसका हल क्या निकले? अगर आप सोचते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार सुबह ये कहे कि हमने सर्वे करके अपने डंडे के जोर पे या कानून का आधार बना के, तो पॉसिबल नहीं, यहाँ में खून खराबा होगा। पानी जीवन है, अगर पानी खत्म हो गया, जो पानी का तो जीवन खत्म हो गया ना, तो जीवन के रिस्क तक फिर आदमी कहता है आर पार की लड़ाई लड़ लो, देखी जाएगी जो होगा। तो वो स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, उस स्थिति से बचना चाहिए। ये हरियाणा, पंजाब और केंद्र, जुडिशरी चारों को बैठ के
इस पोजीशन को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो 66 की स्थिति थी आज 23 की स्थिति नहीं है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मान के सारे चीज़ को रिव्यू करके देखना। और मैं समझता हूँ कि कोई केंद्र, पंजाब और हरियाणा तीनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तीनों ने अपने हित पहले रखने हैं, वोट बैंक सब ने पहले रखने हैं, सेव करने हैं। इसी वोट बैंक के चक्कर में इतने साल डिसीजन नहीं हो पाया। तो ये बनता है इस समय ये है कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रखने के लिए, रिव्यू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने 3 जजेस जो रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस हैं, उनको कमेटी बनाए, एक लिमिटेड समय में पंजाब और हरियाणा दोनों को दावों को, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको करके फिर रिव्यू करें, ये पानी है नहीं है, भूस्तर के साथ नीचे गया है, जो पंजाब दावा करता है वो, जो हरियाणा दावा करता है वो दोनों को रख के फिर फैसला हो, तभी बनेगा। कि आज की ग्राउंड रियलिटी सामने रखनी पड़ेगी। आप अतीत को सामने रख के अगर आज फैसला करेंगे, 60 साल बीत गए, क्या करोगे? वो तो झगड़ा ही बनेगा ना। आज 60 साल पहले कोई आदमी अमीर है, आज गरीब हो गया, तो उसको क्या करेंगे आप? तो ये स्थिति के हिसाब से आपका करंट जो है, आप केवल कानून के आधार पे इसको नहीं, इसको भावना भी है। पानी का संबंध हमारा मतलब जीवन का है एक तरह, तो उसको कानून के नज़र से नहीं, भावनाओं और स्थिति जो समय और परिस्थितियां उसके हिसाब से देखने चाहिए। फैसला इस हिसाब से होना चाहिए। जी। और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी और डीएमके पार्टी की। सर, डीएमके और समाजवादी पार्टी दोनों ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं। लेकिन हाल ही में डीएमके नेता जो हैं दयानिधि मारन, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के ही हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। तो क्या लगता है कि इस समय ऐसा विवादित बयान आना इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कितना सही है? क्या इस विवादित बयान का असर आने वाले लोकसभा चुनावों में उनके लिए पड़ सकता है? हालांकि डीएमके ये दावा कर रहा है कि ये वीडियो 5 साल पुराना है। देखिए, ये एक बात समझने की जरूरत है। पहले तो मैं आऊँगा उसके जो डीएमके के जो ने दिया बयान के, वो हिंदी भाषाई लोग आकर टॉयलेट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम सम्मानजनक जो भी कर रहा है वो भीख नहीं मांग रहा। पंजाबी ऐसी कहना है 10 नौं की कमाई है, 10 नौं की कमाई खाना पे होते। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बोला, गंदगी वो डालते उठा वो रहे हैं, स्वच्छता अगर वो ना उठाएं तो गंदगी इनके घर ही रहे। तो वो एहसानमंद होने चाहिए उनको, वो जो आके काम कर रहे हैं उनकी गंदगी उठा रहे हैं। अगर वो ना उठाएं, 1 महीना ना उठाएं, तो फिर देखें उनका क्या हाल होता है। पहले ये सोचे। तो ये उनकी छोटी सी किरण सोच है। और दूसरा, हिंदी के प्रति, हिंदी भाषी जो दूसरा हिंदू धर्म के बारे में बोले, इससे पहले स्टालिन ने सनातन को लेके बोला था। और ये गठबंधन के जो दूसरे साथी वो चुप बैठे हैं। आपने गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन जो बना हुआ वो सारे चुप बैठे हैं। और ये इनकी त्रासदी ये है कि एक तरफ देश सनातन को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे देखिए, आज अयोध्या में आज के दिन प्रधानमंत्री का जो सुबह यात्रा निकली है, वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। 16,000 करोड़ के वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उज्जैन का उद्धार किया, काशी का बनाया, मथुरा के शुरू हो गया, 4 धाम का किया। तो ये सारी जो चीज़ है वो अगर मैं राजनीति के हिसाब से होता तो ये सांस्कृतिक विचारधारा के साथ साथ राजनीति भी जोड़ दी उन्होंने। देश का 80% जो हिंदू बहुमत है, अगर उसकी भावनाओं को इंडिया गठबंधन आज नहीं समझ रहा, या उनके जो स्टालिन या निवारण या उनके बयान आ रहे हैं उनमें वो चुप्पी साध रहे हैं, तो इसका मतलब वो 80% 20% के लिए 80% को नुकसान करे, तो वो सत्ता में कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, वो तो आ ही नहीं सकते जी। उनको हिंदी अगर देश की संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा ना कहने, संपर्क भाषा सबसे बड़ी भाषा, हिंदुत्व जो है वो 80% का है, तो दोनों पे आप साइलेंट हो, तो इसका मतलब आप आत्मघाती राह पे चले हुए हो। आप जिस चीज को, जो सारी राजनीतिक केंद्र बिंदु आज हिंदुत्व बना हुआ है, राष्ट्र सांस्कृतिक
जो उन्होंने राजनीति से जोड़ दी और वो उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उस विकास को आप देख नहीं रहे, तो फिर इसका लाभ तो फिर भाजपा को जाए या मोदी सरकार को जाए। तो इसीलिए वो लोगों को में एक विश्वास है कि मोदी है तो संभव है, मोदी की गारंटी भी करते हैं, क्योंकि इनका साइलेंट रहना आत्मघाती है। इनको बोलना चाहिए था कि अगर आप गठबंधन में हो तो हिंदी भाषाई जो बिहार या यूपी के लोग हैं उनका भी स्वाभिमान है, उनकी भावना है, सनातन से जुड़े लोग हैं उनकी भावना है, वो 80% लोगों की आप भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि आप 2024 के इलेक्शनों में आप जीत सकते हैं। ये उनकी ये रास्ता ही उन्होंने गलत पकड़ा हुआ है। वो देखो भगवान राम या ये हिंदुत्व ये 80% के रग रग में है। जैसे हम कहते हैं किसी को ये एक DNA बना तो वो उससे कोई नहीं पहचान पा रहे, तो ये एक उनके लिए नुकसानदेह है। उनको थोड़ा सा समझ नहीं पाएगी कि ये स्थिति को संभालने, नहीं तो उनका भविष्य तो नुकसान धूमिल ही है, मेरे साथ राजनीतिक भविष्य धूमिल है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर। जो खास चर्चा का विषय ये भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ईवीएम की साख पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, विवादित बयान देते हुए कहा है कि अगर ईवीएम के मुद्दे को हल ना किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हो रहे हैं उसमें भाजपा जो है 400 से ज्यादा सीटों से जीत हासिल कर सकती है, अपनी जीत जो है वो दर्ज करवा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक हैकाथॉन करवाई थी जिसमें सभी दलों की जो ईवीएम के साथ जुड़ी हुई शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी विपक्षी दल के जो नेता हैं वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में दावा किया था कि हम 400 सीटें जीतेंगे इस दफा, तो ये उसका एंडोर्स ही किया उन्होंने। 400 फिगर अगर बोलना ही था तो फिगर वो आगे पीछे बोलते। अब तो ये उनकी अपनी सोच कैसी है मुझे नहीं पता, पर अगर बोलना ही था ईवीएम को लेकर तो फिगर तो बदल सकते थे अपनी। उन्होंने प्रधानमंत्री के शब्द लेके वो कर दी 400। अच्छा, दूसरी इनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब तेलंगाना में अभी उसमें ईवीएम ही था तो कांग्रेस क्यों जीत गई? ऐसा है सर, जब कोई भी पार्टी जीत जाती है तो वो चुप हो जाते हैं और जो विपक्षी दल जो हारने वाली होती है वो फिर इसका मतलब ये है पित्रोदा ये समझ रहे हैं कि हम 2024 होने वाले हम हार चुके हैं। वो हार से पहले अपना बहाना ढूंढ रहे हैं ना। तो मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में तो वो जीत गए, छत्तीसगढ़ में दूसरी, तीनों स्टेटों में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनके जो विधायक है वो गलत चुनेंगे। फिर इसका मतलब फिर तो अगर ईवीएम आपने कहा हैकाथॉन की जो बात की है, सारे विपक्षी दलों को बुलाया, इसे 5 राज्यों से पहले ही बुलाया, उससे पहले भी हो चुका है जी। और ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी है वो कायम है सब। तो उसको लेकर ये जो बयान आया ना, ये इसका विपक्षी दल का या कांग्रेस की हताशा, निराशा, अंदर से उनको लगता है कि हम जीत नहीं सकते। और प्राइम मिनिस्टर ने 400 बोला तो 400 लेके वो बोल गए। तो ये एक हारे हुए खिलाड़ी का एक बहाना होता है कि जैसे मेरा हार जाता है, मेरी टांग ठीक नहीं थी, मेरा वो ठीक नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बहाना, ईवीएम का बहाना ले आए, तो ये एक गलत है। अगर तेलंगाना अभी 2 महीने पहले जीते हैं तो ईवीएम के माध्यम से जीते हैं, तो इसलिए ये गलत मैं समझता हूँ। इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ एक बहाना आने वाली हार को देखते हुए भी उस समय ये सारे फिर छोड़ डालेंगे हार को बचाने के लिए, इतना ही कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। इस प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देंगे। आने वाले नए साल में फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे रचना सेवक को और सबको दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।